हेलो दोस्तों, हम देख रहे थे मोल कॉन्सेप्ट पे न्यूमेरिकल देख रहे थे। ठीक है, आज कुछ न्यूमेरिकल और देखते हैं। इसके बाद हमें हमें कुछ आगे फिर प्रोसीड करेंगे, फिर जो भी होगा आगे पढ़ते जाएंगे। तो न्यूमेरिकल है, पादपों में हरित लवण जो है क्लोरोफिल, यानी कि हरित लवण बोले तो क्लोरोफिल में Mg हर में पता होना चाहिए। क्लोरोफिल में क्या पाया जाए, कौन सी धातु पाई जाती है, मैग्नीशियम पाई जाती है। 2.68% ठीक उपस्थित है। 2 ग्राम क्लोरोफिल में मैग्नीशियम परमाणु की संख्या बतानी है। ठीक है, तो 2 ग्राम क्लोरोफिल में उपस्थित मैग्नीशियम परमाणु की संख्या बराबर इतने परसेंट है ना। इसे ऐसे ऐसे बदलने के लिए परसेंट हटाएंगे तो 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब 2 ग्राम में निकालने के लिए तो भाई 100 में इतनी है, ठीक, इतने ग्राम। तो अब 2 ग्राम में निकालने के लिए 100% में इतने परसेंट है। 2 ग्राम में निकालेंगे 2 से गुणा कर देंगे, जितना करेंगे फिर इतना आ जाएगा। अब हमें पता है एम जी कितना अणुभार होता है, परमाणु द्रव्यमान संख्या होती है, परमाणु भार होता है 24। तो 24 द्रव्यमान में कितने परमाणु की संख्या होगी, अवोगाद्रो संख्या के बराबर होगी। सब अवोगाद्रो संख्या में ही लिया जाता है, हमें पता है। मोल कॉन्सेप्ट आपने नहीं देखा तो समझ लीजिए आप, इतने परमाणु होंगे। अब हमें एक परमाणु का निकालना है, तो एक परमाणु का निकालना है। 1 ग्राम में निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें 24 से भाग दे देंगे, ये संख्या इधर भेज देंगे, 1 ग्राम का आ जाएगा। अब 1 ग्राम का आ जाएगा, हमें कितने ग्राम का निकालना, हमें इतने का निकालना है। तो इतने से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। यही चीज़ यहाँ पे गुणा कर दी है, समझ आ गई बात। तो जितना आया है वो इतने का आ गया, इतने परमाणु होंगे। चलो अगला सवाल देखते हैं। अब ये सवाल सरल है बेटा जी। 0.1 मोल CO2 में कितने ग्राम CO2 है। 1 मोल CO2 बराबर क्या हुआ, इतने ग्राम। ये 44 ग्राम आ गया है ना CO2 का मोलर द्रव्यमान, अणुभार। ठीक है, अणुभार निकालना आता है ना। कार्बन के द्रव्यमान संख्या लिख दो, ऑक्सीजन के द्रव्यमान संख्या लिख दो, 16 होती है। 2 परमाणु 2 से गुणा कर देंगे, 44 आ जाएगा। 1 मोल CO2 मतलब 1 मोल में इतना ग्राम होता है, तो 0.01 मोल में निकालने के लिए इतने से ही गुणा कर दो, आराम से 4.4 ग्राम आ गया। ठीक है, अब ये सवाल आप लोग देख लेना, लंबा है, टाइम जाएगा। देखो, 71 ग्राम या Na2SO4 में उपस्थित संघटक परमाणु की संख्या ज्ञात कीजिए। 78 ग्राम या Na2SO4, इसका पहले तो हमें पता है Na2 1 मोल में कितने ग्राम है, इतने ग्राम है मान लो। ठीक है, इतने ग्राम या Na2SO4 बराबर 1 मोल। अब 71 ग्राम के लिए क्या करेंगे, 71 ग्राम निकालने के लिए पहले हम एक इसको इधर भेज दें। ठीक, इतने बुढ़े इतना आ गया, यानी कि 0.5 मोल आ गया। 71 ग्राम Na2SO4 कितने मोल के बराबर है, 0.5 के। समझ आए, क्योंकि हमें 71 ग्राम दिया है, इसलिए हमें 71 ग्राम निकाले पहले। ठीक है, सूत्र से क्या स्पष्ट है, सूत्र से क्या स्पष्ट है, 1 मोल NO2 में 2 मोल अब यहाँ पे 2 मोल इसके हैं, या सल्फर के 1 मोल है, वो ऑक्सीजन कितने मोल है, 4 मोल है ना। अब आगे क्या देखते हैं, आधा मोल NO2 में 1 मोल Na प्लस आयन है। ठीक है, और 0.5 मोल आधा मोल सल्फर परमाणु है, तथा 2 मोल ऑक्सीजन परमाणु होंगे। समझे बेटा जी बात। यहाँ पे देखो कितना कितना है, या 1 मोल के लिए इतना, तो वहाँ पे कितने, आधे मोल के लिए किए ना, सबको हम आधा कर देंगे। 1 मोल के लिए इतने इतने परमाणु हैं, इतने इतने मोल है, तो आधे मोल के लिए सबको आधा कर देंगे, वही काम किए। ठीक है, 1 मोल परमाणु या आयनों की संख्या कितनी होती है, अवोगाद्रो संख्या के बराबर होती है। तो 1 मोल आयन कितना हो जाए, आयन कितने हो जाएंगे, इतने ही आयन हो जाएंगे। आधा मोल सल्फर परमाणु के लिए आयन कितने हो जाएंगे, आधा संख्या से आधे से गुणा कर देंगे, इतने सल्फर परमाणु होंगे। 2 मोल ऑक्सीजन के लिए 2 से अवोगाद्रो संख्या में गुणा कर देंगे, इतने परमाणु होंगे। सबका अलग अलग आ गया, सबका अलग अलग पूछ रहा था ना हमसे, तो सबका अलग अलग आ गया। ठीक है, अब देखो ना, उपस्थित संघटक परमाणु की संख्या, सभी अलग अलग परमाणु की संख्या पूछ रहा है, दमदार सवाल है। समझ आ गई बात आपको। अब यहाँ पे देखो बेटा जी, यहाँ पे देखो 5.75 ग्राम सोडियम में मोल संख्या ज्ञात कीजिए। अब सोडियम परमाणु द्रव्यमान संख्या में पता है 23 MU, या MU को U से भी लिखते हैं। ठीक है, 1 मोल में यानी कितने ग्राम है। अब क्योंकि
30 ग्राम सोडियम में 1 मोल सोडियम के बराबर है। तो इतने मोल निकालने के लिए क्या करेंगे, इतने से 23 को भाग दे देंगे, यही तो करेंगे। समझ आ गई बात? ठीक है। अब भाई यहाँ से 1 ग्राम सोडियम निकालना चाहे तो 23 को इधर भेजेंगे, 1/23 हो जाएगा। 1/23 हो जाएगा, इतने निकालने के लिए फिर इतने से गुणा कर देंगे। एक में गुणा करेंगे 5.75 के, उतना ही आ जाएगा। इसको हल कर लेंगे तो इतने मोल आ जाएगा, 0.25। समझे? अब ये फार्मूला देख लो, इस फार्मूले पर देख लो सवाल, ये भी देख लो। यदि मानक ताप दाब पर, स्टैंडर्ड ताप टेम्परेचर प्रेशर है यहाँ पर, ठीक है, STP पर किसी गैस के 94.5 ml का आयतन इतने ग्राम है, तो गैस का अणुभार निकालना। गैस का अब हमें पता है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। ये सवाल हम समझ चुके हैं बेटा, शायद ये सवाल समझ लो, हम देख लेते हैं फिर से। इतना आ गया, घनत्व बराबर इतना, द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान दिया है, ये वही आयतन भी दिया है। तो यहाँ पे घनत्व में पता चल गया, घनत्व पता चल गया तो मोलर द्रव्यमान निकाल सकते हैं। घनत्व बटे मोलर आयतन, मोलर आयतन हमें पता ही होता है, इतना मोलर आयतन होता ही है STP पर किसी गैस का, इतना आयतन होता ही STP पर किसी गैस का 22.5। शुरू में बताया था मैंने, लेसन पढ़ाया था तो, ठीक है। इसलिए इसे लीटर को ml में बदल लेंगे, ठीक है। अब मोलर आयतन को रख दिए यहाँ पे, घनत्व रख दिए यहाँ पे। समझ आ गई बात? तो मोलर क्या आ गया, ये क्या आ गया, मोलर द्रव्यमान आ गया, मोलर द्रव्यमान आ गया। तो अणुभार निकाल लेंगे हम, अणुभार क्या करेंगे, निकाल लेंगे। अणुभार किस फार्मूले से निकाल लेंगे हम, आपको शायद मालूम नहीं है। मोल बराबर क्या क्या होता है, पदार्थ की मात्रा बटे पदार्थ का अणुभार, पदार्थ की मात्रा बटे पदार्थ का अणुभार। 1 मोल बराबर क्या होता है, 1 मोल बराबर होता है V आयतन बटे 22.4, ये होता है लीटर में। लीटर को यहाँ पे ml में रखेंगे, ml बनाए हैं ग्राम में लेने के लिए, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 1000 से भाग, या फिर 1000 से क्या कर देंगे, इसको 1000 से गुणा कर देंगे इसमें। समझ आ गई बेटा जी बात? ठीक है। अब ये दोनों पक्ष बराबर, तो ये दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे। आ गई ना समझ में बात? यहाँ पे अणुभार निकालना तो m का मान निकालना है, m का मान निकालना है ना, सही बात है। तो m अणुभार m बराबर ये इतना बन जाएगा, m अणुभार m बराबर क्या बन जाएगा, ये फार्मूले हम पहले भी बता चुके हैं यार। देखो यहाँ पे W/m आया, W/m बराबर क्या आया, 2 V आयतन है यहाँ पे, कितना आया 22.4 गुणे 1000, ठीक है, गुणे 1000। तो बस ये m को इधर भेज दो, बाकी इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज, क्रिया मल्टीप्लाई कर दो, तो m बराबर क्या आ जाएगा, W के गुणा में इतना आ जाएगा, ठीक है। पदार्थ की मात्रा है यहाँ पे W, ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा, आयतन V आ जाएगा। बस यही किए हैं यहाँ पे, देखो 22.4 गुणे 1000 वहीं आ गया, पदार्थ की मात्रा आ गई, नीचे आयतन आ गया, हल कर लिए। 52.9 आता तो इतना आ गया, 53 लिख सकते हैं हम लगभग में, ठीक है। अब आप लोग प्लीज़ सवाल लगा लें, बहुत सवाल लगवा चुका मैं, 32-33 सवाल 40 सवाल हैं यार, कई सारे 10-12 सवाल बता चुका मैं, है ना। देख ले, मैं सवाल दिखाई देता हूँ सब। ये वाला सवाल देख लो आप लोग, देख लिया, इसका आगे के देखो, ये देख लो, देख लिया। अगला सवाल देख लो, अगला सवाल देख लो, देख लो, देख लिया। अगला सवाल देख लो, बहुत सारे दिखा दे रहा हूँ मैं। अगला सवाल देख लो, ये वाला और छोटा कर देता हूँ, आगे देख लो, अच्छा लंबा है, देख लिया। अब ये वाला सवाल देखो, इसका सलूशन दिखाते हैं, आगे सलूशन देखो इसका, देख लिया। अब ये सवाल चलो देख लो, अच्छा सवाल देख लिया, अब ये सलूशन देख लो, लिख लेना इच्छा हो तो, ठीक है। अब मूलानुपाती सूत्र देखें, मूलानुपाती सूत्र कैसे निकालते हैं, इसको देखते हैं, इसका एक उदाहरण देखते हैं, 1-2 फिर ख़त्म करते हैं। मूलानुपाती सूत्र में ये सब दुनियादारी नहीं लिखेंगे बेटा जी हम, ठीक है। अब किसी चीज़ का प्रतिशत निकालना है, किसी का प्रतिशत निकालना है, जैसे किसी तत्व का परसेंट निकालना है, ये सब हम आप लोग 9th वाले वीडियो भी देख सकते हैं समझने के लिए ज़्यादा। जो 9th के जैसे 11 और 9th की केमिस्ट्री ज़्यादातर सिमिलर होती है, क्या होती है, वही होती है। जो 9th में आज तो पढ़ चुके हो सब 11 में होता है, जो 10वीं में होता है वो ज़्यादातर सभी 12 में मिलता है। तो आप लोग 9th वाले वीडियो भी देख लिया करें, ठीक बच्चे लोग। चैनल में मिल जाते हैं, चैनल में देखा करो, प्लेलिस्ट वीडियो सब इकट्ठे मिल जाते हैं। होम पे जाएंगे नहीं, प्लेलिस्ट बनी हुई है सबकी,
तो पर किसी तत्व की परसेंटेज निकालने के लिए तत्व के द्रव्यमान लिख देंगे नीचे, पूरे यौगिक का, जिस यौगिक में तत्व होगा जो, उस यौगिक का मोलर द्रव्यमान कर देंगे, गुणे 100 से कर देंगे। उस तत्व का क्या आ जाएगा, उस तत्व का परसेंटेज आएगा। जैसे H2O का परसेंटेज ऑक्सीजन का निकालना है तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान लिख देंगे, इस पूरे अणु का मोलर द्रव्यमान लिख देंगे नीचे, गुणे 100 से कर देंगे तो O का परसेंटेज आएगा। हाइड्रोजन निकालें तो हाइड्रोजन का यहाँ पे रख देंगे, क्या द्रव्यमान रख देंगे, नीचे पूरे H2O यौगिक का रख देंगे, मोलर द्रव्यमान 100 से गुणा कर देंगे तो हाइड्रोजन का भी आ जाएगा। समझ आ गई बात। यहाँ पे देखो यही काम किए हैं, उदाहरण द्वारा यहाँ पे समझाएं। CH4 में किसकी परसेंटेज निकालना है, कार्बन की। अब CH4 का पहले मोलर द्रव्यमान निकाल लो, मोलर द्रव्यमान निकालना आ गया आपको। कार्बन 12 में हाइड्रोजन इतने उपस्थित हैं, इतने ग्राम है ना। मीथेन में कार्बन 12 ग्राम है, ये देखो, और हाइड्रोजन कितने, इतने ग्राम है, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन पूरे यौगिक का द्रव्यमान बटे कार्बन का निकालना, तो कार्बन का द्रव्यमान संख्या लिख देंगे, गुणे 100 से इतने परसेंट कार्बन है, ठीक है बेटा जी। हाइड्रोजन की परसेंटेज निकाल ली यहाँ, समझ आ गई बात। अब आगे इसी तरह और भी यौगिक निकाल लें, ठीक है, देख लो आप, इसमें सबके निकालने हैं, के भी निकाल ले, Cl की, O भी निकाल ले, आपको समझ में आ जाएगा आसानी से, कठिन नहीं है सब कुछ, आ गए समझ में। चलो आगे देखें। आगे देखिए बेटा जी, यौगिक का मूल्यांपाती सूत्र एवं सूत्र निकालना। अब बेटा मूल्यांपाती सूत्र को ये आप परिभाषा लिख लेना, सरलता अनुपात के परमाणु की अपेक्षिक संख्या प्रदर्शित करने वाला रासायनिक सूत्र मूल्यांपाती सूत्र कहलाता है। जैसे H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड का सूत्र है, जबकि मूल्यांपाती क्या होगा, OH। केवल समान एक सरलतम अनुपात विकसित करे, वो यहाँ पे संख्या हाइड्रोजन ऑक्सीजन है तो OH लिख दिए, बस काम खत्म, समझे। 2-2 है, ठीक है। जब जैसे H2O को कहते हैं, H2O का मूल्यांपाती अणुसूत्र क्या, अणुसूत्र यही होता, मूल्यांपाती सूत्र भी यही होता, समझे। H2O का समझ आ गई बात बेटा जी। मतलब कि उसमें उस चीज़ को दिखाते कि हाँ हाइड्रोजन है, का ऑक्सीजन है, कार्बन है, ये चीज़ें हैं, बात करता। समझ आया बेटा जी। अब जैसे इसमें C2H4O2, C2H4 में O2 में 2 से डिवाइड कर दिए, बस 2 से डिवाइड कर दिए तो बस आ गए आराम से, CH2O आराम से आ गए बस। हो जैसे बेंजीन है, बेंजीन में 6 से यहाँ डिवाइड कर सकते हैं, दोनों में 6 है तो 6 से डिवाइड कर दी, बस CH आ गए, हो गए। अब अणुसूत्र का फार्मूला क्या होता है, अणुसूत्र के N गुणे मूल्यांपाती सूत्र, N कोई भी पूर्णांक हो सकता है, इसका मान क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7, कुछ भी हो सकता है, समथिंग एल्स। अब ये उदाहरण द्वारा ज़्यादा समझ में आएगा। अब ये N कैसे निकालेंगे सर, यौगिक का अणु सूत्र द्रव्यमान रखेंगे और यौगिक का मूल्यांपाती सूत्र का द्रव्यमान रखते हैं। अब मूल्यांपाती सूत्र जो होता है अभी हमने बताया, मूल्यांपाती सूत्र का द्रव्यमान रखेंगे और जो यौगिक होगा उसका द्रव्यमान रखेंगे, बस N निकाल लेंगे। N का मान निकल आएगा तो इनका मान को उठा के कहाँ लगा देंगे, N को मान को उठा के बेटा जी यहाँ मूल्यांपाती सूत्र में से गुणा कर देंगे N की संख्या को, बस अणुसूत्र आ जाएगा, समझ। अब मूल्यांपाती सूत्र कैसे निकालते हैं, अब ये सीख लेते हैं, ये वाला सीख लेते हैं। N का हमें बता ही दिया, ये चीज़ हमने बता ही दिया, आपको बता दिया ना। चलो अब ये चीज़ सीख लेते हैं, मूल्यांपाती सूत्र निकालना सीख लेते। 2 सवाल बताऊंगा मैं और बाकी होमवर्क दे दूंगा, आप लोग घर में करेंगे ट्राई, ठीक है। एक कार्बनिक यौगिक का रासायनिक विश्लेषण करने पर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्वों को उपस्थिति पाई जाए, ठीक है। कार्बन व हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्राएं क्रमशः 40% तथा 6.67% प्राप्त हुआ। यदि यौगिक का मोलर द्रव्यमान 180 ग्राम है तो यौगिक का अणुसूत्र ज्ञात करो, यौगिक का अणुसूत्र ज्ञात करो। आप लोग हमेशा ऐसे लिखेंगे, अच्छा पहले तत्व कॉलम बनाएंगे, फिर तत्व की परसेंटेज लिखाएंगे, फिर परमाणु का द्रव्यमान लिखेंगे, फिर अपेक्षिक संख्या, फिर सरलतम परमाणु संख्या, फिर मूल्यांपाती सूत्र बन जाएगा। मूल्यांपाती सूत्र आप लास्ट में बना सकते हैं, कोई जरूरी नहीं, इतना आपको लिखना है, इतना आपको लिखना ही लिखना है, ठीक है। तब तो कार्बन था, हाइड्रोजन था, इतना था। तत्व की परसेंटेज इसका दिया था, इसका दिया था, हमें शायद ऑक्सीजन के नहीं दिया था, ऑक्सीजन नहीं दिया तो ऑक्सीजन में पता है सब टोटल कितना होगा, 100% होगा, 100% होगा तो कार्बन इतना परसेंट है, हाइड्रोजन इतना परसेंट, तो इन दोनों को जोड़ के 100 से घटा देंगे, 100 से घटा देंगे तो ऑक्सीजन का परसेंटेज निकल आएगा। परसेंटेज ऑफ O2 100 माइनस
कितना होगा 40 प्लस 6.67 इतना घट जाएगा। तो कितना जो 53.33 आया है इतना आ जाएगा। समझ आ गई बात। अब हमें पता है इसी कार्बन का परमाणु जब द्रव्यमान संख्या कितनी होती है 12 होती है, हाइड्रोजन का 1 होता है, ओ का 16 होती है। बस रख दिए। अपेक्षिक संख्या कितनी हो आ जाएगी। अपेक्षिक संख्या निकालने के लिए बेटा जी जो परसेंटेज होता है उसे परमाणु द्रव्यमान से भाग देते हैं। इसका परसेंटेज 40 तो 40, इसका द्रव्यमान 12 तो 12 से भाग दे दिए। इसका परसेंटेज इतना है तो इतना, एक द्रव्यमान संख्या तो इतने से भाग दे दिए। इसका परसेंटेज इतना है तो इतना लिख दिए और 16 से भाग दे दिए। अब इन्हें अप्राक्ष जितने आए उतने लिख दिए। अब सरलता अनुपात निकालने के लिए करते हैं, इनमें से सबसे छोटी संख्या लेते हैं। इनमें से सबसे छोटी संख्या ये भी उतनी कोई भी ले सकते हैं। तो इतने ही ले लें, 3 लेंगे ना, तो इसको इसी से भाग देंगे ऊपर वाले को, और दूसरे नंबर वाले को भी सबसे छोटी संख्या इसी से भाग दे देंगे। ठीक है, 2 आ जाएगा। इसको भी इसी से भाग देंगे, 1 आ जाएगा। तो कार्बन के लिए कितना आया 1 आया, हाइड्रोजन के लिए 2 आया, ऑक्सीजन के लिए 1 आया। तो C 1 ही तो 1 रहेगा। हाइड्रोजन 2 आया तो 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन 1 आया तो 1 हो जाएगा। यही है मूलानुपाती सूत्र। ऐसे ही निकालते हैं। समझ आ गई बात बेटा जी। मूलानुपाती सूत्र आ गई। अब हमें मूलानुपाती सूत्र पता चल गया, इतना आया। अब यौगिक का मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान निकाल लेंगे हम। यहाँ पे 30 आ गया। अब यौगिक का मोलर द्रव्यमान निकालेंगे। यौगिक का मोलर, अब देखो मूलानुपाती सूत्र ये है। अब यौगिक का मोलर द्रव्यमान हमें फार्मूला सूत्र इसमें दिया था। यौगिक का मोलर द्रव्यमान हमें इसमें दिया था, वरना नहीं तो यौगिक पूरा लिख के देता वो। समझे? ठीक है बेटा जी। तो n निकाल लेंगे हम भाई, मोलर द्रव्यमान, ठीक, 180 और नीचे मूलानुपाती सूत्र का द्रव्यमान ये निकाला 30, पर 6 आ गया n का मान। तो अणसूत्र क्या होगा, मूलानुपाती सूत्र में 6 से गुणा कर देंगे तो ये अणसूत्र आ गया। अब इसका इसका निकाल लो अणभार, इतना ही आएगा 180। ये क्या है, ग्लूकोज है। समझ आ गई बात बेटा जी। ऐसे ही करते हैं। चलो ठीक है। ये एक है, एक सवाल ये है, और है ही नहीं यार, और है ही नहीं। तो इसे मैं आपको होमवर्क में दूं, थोड़ा समझा देता हूं हिंट में। दे पढ़ लो क्वेश्चन। एक यौगिक में सोडियम है, सल्फर है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, इतने तत्व उपस्थित हैं। इनके परसेंटेज दिया है। देखो एक का परसेंटेज ऑक्सीजन फिर नहीं दिया। इनको सबको जोड़ के 100 से घटा के निकाल लेंगे। हाइड्रोजन का परमाणु इतने निरूपण में किस कार्य यौगिक का शोध ज्ञात कीजिए तथा मोलर द्रव्यमान दिया ही था 322। बस सबकी परसेंटेज लिख लेंगे, तब तो लिख लेंगे, सबकी परसेंटेज लिख लेंगे। ऑक्सीजन निकालना पड़ेगा, ऑक्सीजन निकाल लेंगे। बस परमाणु द्रव्यमान हमें पता ही है सबका इतना इतना होता है। अपेक्षिक संख्या निकाल लेंगे। अपेक्षिक संख्या को इनके परसेंटेज को 23 से ही इन्हीं के द्रव्यमान से भाग दे देंगे। ये आ गया। इसमें से अब सबसे छोटी संख्या चुन लेंगे। सबसे छोटी ये वाली है, सबसे छोटी चुन लेंगे, इसमें भाग देंगे। इसे इसी छोटी संख्या से सभी को भाग दे देंगे। तो इतना 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 आ जाएगा। ठीक है। अब बस यही आया है। यानी कितना है 2 है तो 2 लगा देंगे। अब सल्फर कितना है, सल्फर 1 है तो 1 ही रहेगा। H कितना है, H आया है 20 तो 20 हो जाएगा। O कितना, O 14 है तो 14 हो जाएगा। समझ आएगा। यही होगा मूलानुपाती सूत्र। ठीक है। मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान, सभी का द्रव्यमान निकालेंगे प्लस ऐड करके। ठीक है, 322 आ गया। ठीक है। ये और यौगिक का मोलर द्रव्यमान ये भी 322 था। तो n का मान 1 आ गया। तो अणसूत्र जो होगा यही होगा। अणसूत्र और यहाँ पे ये दोनों क्या है, सब यही है। अब क्रिस्टलीकृत यौगिक का सूत्र क्या होगा, क्रिस्टलीकृत यौगिक का सूत्र Na2SO4 × 10S2 Na2। अब क्रिस्टलीकृत में मतलब क्या है, यहाँ पे कितने जल के अणु बन सकते हैं, जितने जल के अणु बन सकते हैं उतने हम निकाल देंगे बेटा जी। समझ आ गई बात बेटा जी। ठीक है, यहाँ पे जितने जल के अणु निकल सकते हैं हम निकाल देंगे। हाइड्रोजन के 20 थे ना, हाइड्रोजन 20 ही परमाणु थे ना, तो H2O कितने थे, हाइड्रोजन के 20 थे तो 2 हो गए, 10 से गुणा करेंगे 10 H2O निकलेंगे। ठीक है। जल को क्रिस्टलीकरण जल का मान वही होता है जिसमें उनमें जल के अणुओं की संख्या होती है। ठीक है, समझे बेटा जी। तो जल के अणुओं की संख्या को अलग इसमें इंटू में लिख देंगे, इतने जितना बचेगा उतना लिख देंगे, बस आ जाएगा मान। समझ आ गई बात। इसमें जल के मान, इसमें जल के अणु 10 ही बन सकते हैं ना, हाइड्रोजन क्योंकि 20 ही हैं, 10 ही तो जल के अणु बन सकते हैं। H2 तो होता ही है, इसमें 10 से गुणा करेंगे 20 हाइड्रोजन हो गए और 10 ऑक्सीजन भी हो गए, इसलिए ऑक्सीजन कितने बचे, 4 बचे।
समझ आ गई बात। और बाकी N2 तो था ही, सल्फर 1 था ही, ठीक है, समझ गए आप लोग। अब आगे इसके आगे कल पढ़ेंगे, ठीक है बेटा जी, इसका आर्ग्यूमेट्री कल पढ़ेंगे। सब इम्पॉर्टेंट है ये सब, पूरा काम का ये सब समझ लो, ये बेसिक है केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री का पूरी केमिस्ट्री का निचोड़ है। यहाँ जितना सबका पढ़ रहे हो ना बेटा जी, ये पूरी केमिस्ट्री में यूज होगा। केमिस्ट्री के कई सारे लेसन हैं जिन्हें पढ़ना ही पड़ता है। अगर आप उन्हें पढ़ते नहीं हैं तो केमिस्ट्री आप समझ ही नहीं सकते, फिर आप केमिस्ट्री आपके लिए है ही नहीं। समझ रहे हो मेरी बात। चलो ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में फिर। थैंक यू। वीडियो को शेयर करना ना भूलें प्लीज़। हाँ, मैंने देखा बहुत सारे चैनल पे कुछ जो सर लोग फिजिक्स पढ़ाते हैं या फिर जो मैथ पढ़ाते हैं उनसे बोलते हैं कि केमिस्ट्री पढ़ाओ सर, ये पढ़ाओ। तो वो सब क्यों बोल रहे हैं ऐसा, जबकि पढ़ाई जा रही है अलग अलग डिफरेंट जगह पढ़ाई जा रही है। पढ़ सकते हैं ना दूसरी जगह से। तो अनेक के बच्चों को पता ही नहीं है कौन कौन पढ़ा रहा है। तो ये वीडियो को शेयर किया करो आप लोग, ठीक है, बताया करो दूसरों से कि हाँ ऐसा ऐसा है, सर हमें पढ़ाते हैं। माइंड ब्लोइंग क्लासेज यूट्यूब चैनल का नाम है। आप सर्च मारे, अब सिर्फ इतना सर्च मारो केमिस्ट्री बाय ज्ञानेंद्र यादव, वीडियोज मिल जाएंगे उसको यार। केमिस्ट्री बाय ज्ञानेंद्र यादव गूगल पे सर्च मार लो, चाहे तो यूट्यूब पे सर्च मार लो, बस आपको वीडियो मिल जाएंगे।